सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मुल्क में बेकाबू होती महंगाई ने इस वक्त हुकूमत के लिए मुश्किल और पीडीएम की तहरीक में एक नई जान डाल दी है। पीडीएम में शामिल तमाम जमातें और पीपल्स पार्टी ने अब हुकूमत के खिलाफ अपनी अपनी एहतजाजी तहरीकों का आगाज़ कर दिया है। कल से पीडीएम कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में मुजाहरों का आगाज़ करने जा रही है और हुकूमत को कमज़ोर होता देखकर कल के पिछड़े आज एक होने की तैयारी भी कर रहे हैं, करीब आ रहे हैं। राना सना ने पीपल्स पार्टी की अदम एतमाद की तहरीक का जवाब देते हुए कहा है कि पीपल्स वोटों की तैयारी कर ले, हम हाजिर हैं। उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए। वो कोई 20-22 वोट्स की कमी है, पीपल्स पार्टी उनका इंतज़ाम करके, बल्कि 22 में से 15 का इंतज़ाम करके हमें बताए, हमारे वोट जो है वो हाजिर हैं। अब राना सना ने जब यहाँ पर पेशकश की तो इसका जवाब भी मुस्बत आया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि दोनों जमातें चाहें तो मतलूबा नंबर से कहीं ज्यादा वोट हासिल कर सकती हैं। पीपल्स पार्टी का राना सना की बात पर जवाब भी आप सुनें। तो अब इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि शायद आने वाले वक्त में नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग तहरीक चलाने के बजाय एक बार फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मिलकर हुकूमत के खिलाफ ये मुहिम चलाएंगी। अब हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन ने इस वक्त जोड़ तोड़ भी शुरू कर दी है। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल ने काफ लीग और एमक्यूएम पाकिस्तान को हुकूमत से अलहदा होने का मशवरा दे दिया है। उनका क्या मशवरा है, जरा ये भी सुन लें। एमक्यूएम से सवाल करता हूँ कि एमक्यूएम खुद को मुतवसत तबके की जमात कहती है, क्या उसे कराची के मुतवसत और गरीब तबकों की बदहाली नज़र नहीं आ रही? मैं काफ लीग से सवाल करता हूँ जो खुद को मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल करती है, क्या उसे पाकिस्तान की तबाही नज़र नहीं आ रही? इन इत्तेहादियों का फ़र्ज़ है कि अगर ये अवाम का दर्द रखती हैं तो ये हुकूमत के साथ अपने ताल्लुक़ पे नज़र सानी करें। तो अपोजिशन इस बार हुकूमती इत्तेहादियों को भी अपने साथ शामिल होने की दावत दे रही है और एहसन इकबाल की बात अगर मान ली जाए तो, और अगर एक भी इनमें से कोई जमात हुकूमत से अलहदा हो जाए, अगर एमक्यूएम अलहदा हो जाए तो हुकूमत के 178 वोटों में से 7 वोट कम हो जाएंगे और फिर ये तादाद घटकर 171 रह जाएगी, जो हुकूमत के लिए खतरे की बड़ी घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि वज़ीर आज़म को असम्बली से एतमाद के लिए भी कम से कम 172 वोटों की ज़रूरत होती है। और अगर एक लम्हे कोई तसव्वुर करें कि काफ लीग एहसन इकबाल की बात पर गौर करें और उनकी बात मान लें तो 178 में से फिर काफ लीग के 5 वोट कम हो जाएंगे, तो ये तादाद फिर घटकर 173 हो सकती है। और अगर एमक्यूएम और काफ लीग दोनों ही एहसन इकबाल का मशवरा मान लें, जो कि एक एक्सट्रीम आइडियल पोजीशन होगी अपोजिशन के लिए, तो फिर ये तादाद 12 हो जाती है मिलकर, जिसके बाद हुकूमत की तादाद कौमी असम्बली में घटकर 166 हो जाएगी और अपोजिशन की तादाद फिर हुकूमत से ज़्यादा हो जाएगी और इन दोनों के अपोजिशन में जाने से अपोजिशन 172 तक पहुँच सकती है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि एमक्यूएम और काफ लीग ऐसा क्यों करेंगे, एहसन इकबाल का मशवरा या अपोजिशन की बात वो क्यों मानेंगे? क्योंकि एमक्यूएम और काफ लीग के पास इस वक्त वफाकी हुकूमत में बड़ी अहम ओहदे हैं, बड़ी अहम वजारतें हैं। इतने कम अरकान होने के बावजूद अहम वजारतें उभलेंगे। अमीनुल हक वफाकी वज़ीर हैं, फ़रूग नसीम वफाकी वज़ीर हैं, अभी हाल ही में मोनी सलाई को वफाकी वजारत दी गई है। तो काफ लीग से भी हुकूमत के इस वक्त बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब किस तरह से अपोजिशन अपनी इस तहरीक को कामयाब करेगी? बहरहाल महंगाई के खिलाफ ये तहरीक शुरू हुई है, तो महंगाई तो एक फैक्टर है इस वक्त हुकूमत के खिलाफ और अपोजिशन से बड़ी अपोजिशन की सूरत में मौजूद है। ये कम क्यों नहीं हो रही, हुकूमत इस पर काबू क्यों नहीं पा रही, और अपोजिशन जो इस वक्त जोड़ तोड़ करी है, इससे मुताल्लिक गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम शेर जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, ज़ाहिर है अपोजिशन को एक बार फिर मौका मिला, चूँकि महंगाई इस वक्त इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आवाम बहुत परेशानी का शिकार है। तो अब अभी ये अलग अलग अपोजिशन कर रहे हैं, कल को ये मिल जाते हैं, आपके इत्तेहादियों की तरफ भी बातचीत और डायलॉग की ये बात कर रहे हैं, उनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस महंगाई की वजह से मुश्किल में आ सकती है हुकूमत? अच्छा देखें, ये तो पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है कि दो चोर जो हैं वो आपस में मिल जाएं और शायद अपने किसी मकसद में कामयाब हो जाएं। लेकिन एक बात याद रखें कि इन तमाम मामलात के दौरान हमने एक चीज़ ज़रूर देखी। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले आसिफ अली जरदारी फरमा रहे थे कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो कौमी चोर हैं और ये हारियों की चोर हैं, और अगर हमने इनको माफ़ कर दिया तो शायद अल्लाह भी हमें ना माफ़ करे। और आपको याद हो वो क्लिप भी जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि आसिफ अली जरदारी में तुम्हारा पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा बाहर निकालूंगा। सो ये अपने मकसद में तो ज़रूर कामयाब शायद हो जाएं ये सब कुछ करके, लेकिन ये याद रहे कि आवाम ने इनका असल चेहरा जो है वो देख लिया है कि इन दोनों ने एक दूसरे को चोर कहा है।
सो ये दोनों चोर आज कहते हैं कि हम एक साथ बैठेंगे और इमरान खान को हटाएंगे। तो देखें वज़ीर आज़म साहब के ऊपर तो कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं है ना। आज तो देखें कि आपके मुल्क में फिर भी 18 अरब डॉलर जो हैं वो मौजूद हैं, और यही आपके 2018 के अंदर शायद कोई 7 अरब डॉलर मौजूद थे। आपके सामने कि वज़ीर आज़म साहब ने कितने अरब डॉलर की सब्सिडी जो है वो खाने पीने की अशिया में दी, आपके सामने के एहसास के लिए क्या कुछ किया। तो मुश्किलात तो देखें ज़रूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ महंगाई है तो उसको करने की भी कोशिश की जा रही है। अगर पेट्रोल महंगा है तो पेट्रोल पाकिस्तान की ज़मीन से तो नहीं निकलता, वो तो इंपोर्ट होता है। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी तो ज़ाहिर है उसे बढ़ाना पड़ेगा। खाने पीने का जो घी और तेल है वो भी पाकिस्तान तो नहीं, वो तो आरबीडी की शक्ल में बाहर से आता है, बहुत सारी दालें भी बाहर से आती हैं। तो ओवरऑल तो ज़रूर ये मुश्किलात हैं, उसका हम सामना कर रहे हैं और हमें कोई खौफ नहीं है, क्योंकि होगा क्या आखिर में तो फिर यही डिसीजन होगा ना कि अर्ली इलेक्शंस कॉल हो जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और PMLN से है और बाकी सियासी जमातों से जो कि PDM की शक्ल में है, क्या आपकी ये पोजीशन है कि अवाम के पास अपनी सूरत लेकर आप जा सकते हैं वोट के लिए? अवाम तो आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, अगर कल इलेक्शंस होंगे तो आप क्या समझते हैं? हम तो ज़्यादा बेहतर मेजॉरिटी के साथ आएंगे, लिहाजा मुश्किल वक्त ज़रूर है, इस वक्त से हम गुजर जाएंगे। मैंने बड़ा वक्त वज़ीर आज़म साहब के साथ गुजारा है और मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला ने हमेशा उनकी मदद की है। अब चूंकि आपने पुराने बयानों का आपने हवाला दिया, जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा करते थे वो कौमी चोर हैं और बड़ी उन्होंने करप्शन की है। खान साहब भी उन लोगों के अदवार में कहा करते थे, मैंने नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा। जी उन्होंने कहा, मतलब आपने उसका हवाला दिया। तो खान साहब के बयानात भी फिर आपको याद होने चाहिए। जब वो पेट्रोल की कीमत पर 1 रुपया बढ़ता था तो वज़ीर आज़म चोर होता था, जब डॉलर की कीमत बढ़ती थी तो भी वज़ीर आज़म चोर होता था। और फिर ज़ाहिर वो उन बयान वो सिर्फ खान साहब नहीं, असद उमर साहब भी इस तरह के बयान देते थे। देखें, नहीं आपकी बात ठीक है ना, वो बयानात मौजूद हैं, लेकिन क्या उस वक्त दुनिया में कोविड आया था? क्या उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर प्राइसेस बढ़ी थी? नहीं हुआ था ऐसा। ये तो अब इस सूरत के अंदर हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये कोविड के आफ्टर शॉक्स हैं। क्या आप अंदाज़ा लगाएं कि जो दुबई की टिकट आपकी 26 से 28 हज़ार 40 हज़ार की होती थी, आज वो 84 हज़ार रुपये की है। मैं अपनी PI की एयरलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ। आज कनाडा हो गया, US हो गया, UK हो गया। US के अंदर देखें कि जो बाइडेन कह रहे हैं कि मैं परेशान हूँ कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसके साथ साथ सुपरमार्केट्स खाली हो गई हैं। अब UK के हालात देखें, अब US के देखें, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के देखें, तो देखें इस वक्त और बहुत सारे दुश्मन ममालिक हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो आपकी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो उनके साथ मिल गई हैं। मतलब नफरत आप इमरान खान के साथ इतना तो ना करें कि उसकी बुनियाद के ऊपर आप मुल्क को नुकसान पहुंचाएं, महंगाई की आप बात कर रहे हैं। ऑयल प्राइसेस जितनी पीपल्स पार्टी के दौर में बढ़ी थी उतनी अभी भी उससे आधी प्राइसेस हैं तकरीबन। आप समझ लें $140 फी बैरल तक गया। नहीं, ऐसा नहीं है। किस तरह से आपके पास फिगर्स नहीं, आपके पास फिगर्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास शायद फिगर्स नहीं है। इस वक्त जितनी मार्केट के अंदर पूरे पाकिस्तान भर के अंदर प्राइसेस बढ़ी हैं, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। कोविड के बाद जो हालात पूरी दुनिया के अंदर हुए हैं, आज से पहले कभी नहीं हुए थे। दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी, जब $140 फी बैरल तक ऑयल की प्राइसेस गई थी जी, और पीपल्स पार्टी ने $113 फी लीटर पर उसको रोके रखा, इसका बोझ अवाम पर मुंतकिल नहीं किया। अरे देखें, पीपल्स पार्टी ने तो बहुत कुछ किया ना। पीपल्स पार्टी ने तो, आप जाके देखेंगे उनके लीडरान की जो जायदादें बढ़ी उनके बारे में भी पूछें। देखें, लाखों लोग पिछले 30-40 साल में, 50 साल में कहीं नहीं मरे। लाखों लोग दुनिया से चले गए कोविड की वजह से, लाखों लोगों के कारोबार तबाह हो गए। अब ये वापस पूरा एक नया ऑर्डर वर्ल्ड वाइड बन रहा है, इसको स्टेबल होने में टाइम लगेगा। जाहिर है पाकिस्तान भी उससे गुजर रहा है। आपको तो मैं कहता हूँ कि हम मशकूर हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा वज़ीर आज़म दिया कि उसने कोविड के दौरान पाकिस्तान को बचाया। पूरी दुनिया कोविड के दौरान नीचे जा रही थी, पाकिस्तान ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। आपकी इकॉनमी तो आज भी बेहतर है ना, आज भी आपके एक्सपोर्ट्स देखें, आज भी अपने रिजर्व देखें, तो मुल्क को तो संभाला हुआ है, कहीं डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा है। मैं आपको बड़ा यकीन से एक बात आखिर में कहना चाहता हूँ कि देखें, ये सियासी जमातें इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान एक दूसरे लेवल का एक सियासी शख्सियत हैं, इनका कोई मुकाबला है। आपसे मैं पूछता हूँ, आपको चॉइस मिले, आप क्या एक कन्विक्टेड शख्स को वोट देंगे? आप आसिफ अली जरदारी को इमरान खान के सामने वोट देंगे? ये तो कम से कम सर्टिफाइड ईमानदार हैं। हाँ, अभी आज की तारीख तक तो आसिफ अली जरदारी कन्विक्टेड नहीं है। किस अदालत का फैसला आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आया? मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मुश्किलात जरूर आएंगी, इससे निकल जाएंगे। अभी मैं बड़ा यकीन रखता हूँ इस बात पर। अभी तक आसिफ अली जरदारी कन्विक्टेड नहीं है। वाला वक्त भी बहुत बेहतर है। अभी जो पॉलिसीज आई हैं, देखिए कब पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिसी बनी थी एक्सपोर्ट के लिए? आज तक किसी वजीर आजम ने एग्रीकल्चर के ऊपर बात की थी? आपने अभी 2018 के फिगर्स दिए कि $7 अरब उस वक्त पाकिस्तान के मौजूद थे, आज $18 अरब हैं।
उस वक्त 7 अरब डॉलर मुल्क में होते हुए डॉलर की कीमत मैक्सिमम 124-125 रुपए पे गई। ये आज आपके दौर में जब 18 अरब डॉलर के रिजर्व मौजूद हैं तो फिर ये 174 रुपए क्यों क्रॉस कर चुकी है? नहीं, मेरा आपसे ये सवाल है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप इमरान खान से सवाल कर रहे हैं पिछले 60-70 साल का कि अगर आज इतनी महंगाई है तो क्या वो सारी इमरान खान की वजह से है? आज अगर मुल्क के अंदर ये हालात चल रहे हैं, ये जिन लोगों ने इतने कर्जे उनके कर्जे नहीं उतारने हमने क्या वर्ल्ड बैंक और IMF को पैसे वापस नहीं करने, उनकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं देनी है, सूद के ऊपर जितना सूद पे सूद चढ़ा के गए उनको वापस पे बैक भी तो करना है आपने। तो खुर्रम साहब ये मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। जी मेरी आवाज़ आ रही है अब आपको? जी अब आवाज़ जी ये जो कर्जों की आप बात कर रहे हैं, ये तो हुकूमत में आने से पहले आपको इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इल्म था कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जे कितने, ये हम कैसे उतारेंगे। फिर खान साहब ये दावे क्यों करते थे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा। आज IMF से मुज़ाकरात में कहीं कोई छोटी सी पॉजिटिव खबर आ जाती है, उसको खुशखबरी से आप ताबीर करते हैं। कल वो खुदकुशी थी आप लोगों के लिए, आज वो खुशखबरी होती है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी थी तो अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहने के लिए क्या मुल्क को तबाह कर दें, क्या डिफ़ॉल्ट पे चले जाएं? बहुत सारी बातें इंसान इक़्तिदार में आने से पहले करता है, कुछ चीज़ें होती हैं, हकीकत सामने आती है, उसको देखता है, मौजूदा हालात और वक्त के हालात को देखते हुए मुल्क को आगे चलाता है। सो देखें, आपने तो इस बात की फ़िक्र करनी है कि क्या आपके वज़ीर आज़म मुल्क बेहतर चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं। आपका वज़ीर आज़म जो है वो मुल्क में बैठ के करप्शन तो नहीं कर रहा है, वो बाहर दुनिया में जाके अपनी जायदादें तो नहीं बना रहा है। ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जिसकी सतह के ऊपर आपका मुल्क आगे बढ़ेगा। अच्छा, आपको अगर आवाम को 2 नंबर लोग पसंद हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है तो फिर उनको लेकर आ जाए, हशर देखें क्या होगा। ठीक है, चलें। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ओवैस नूरानी साहब, इस वक्त क्या आपको लगता है हुकूमत या वज़ीर आज़म या कहीं किसी भी लेवल पर हुकूमती सतह पर कोई करप्शन हो रही है? महंगाई, खुर्रम शेरजमान साहब कह रहे हैं कि वक्ती है, इस वक्त से गुजर जाएंगे और फिर आने वाले दौर में महंगाई में भी कमी आ जाएगी और आपकी ये तहरीक नाकाम हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने आज प्रोग्राम में मदऊ किया। मुझे नहीं मालूम किसके क्या सवाल जवाब हैं और हमें ये सोच के सोचना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या PDM की तमाम जमातें हों, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, इन सब से हट कर हमें अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ रखना चाहिए कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर क्या कंडीशन है। देखिए जी, इस वक्त मुल्क के अंदर कंडीशन ये है, जो ग्रास रूट और ग्राउंड की रियलिटी है कि अगर आप किसी को ढाबे वाले के पास या चाय वाले के पास अभी बैठ जाएं जाके और उसके कंधे पे हाथ रखें और उससे बात करें कि क्या हाल है तुम्हारा, मैं आपको कोरे कागज़ पे लिख के देता हूँ, वो चीख के रो पड़ेगा आपसे। इस वक्त कंडीशन ये नहीं है कि खुर्रम शेर ज़मान क्या कह रहा है या मैं क्या कहूँ या किसी से क्या कहना है। लोगों को ये तजस्सुस ज़रूर है कि 48 महीने गुजर गए, फिर उसके बाद अगले 12 और आ गए तो 50 के करीब आपके 50 के करीब आपके महीने हो गए, 3 साल आपके मुकम्मल हो गए और आगे गाड़ी चल रही है आपकी। लोगों को ये ज़रूर तजस्सुस है कि आज डॉलर की ट्रांजैक्शन 174 पे है और आलमी मंडी पे अगर आप बोझ डालेंगे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2008 में जो थी उस वक्त भी बैरल जो था वो 145 से अबव स्काई पे चला गया था। मसला यहाँ पे ये नहीं है, मसला यहाँ ये है कि मुल्क के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव बहरान है, मुल्क के अंदर आइनी बहरान है, के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है। हम एक महल्ले में अगर रहते हैं जी, आमने सामने जो दुकानें हैं उसमें दोनों के अंदर जो प्राइस मैचिंग है वो बहुत मुख्तलिफ है और सबसे अफसोसनाक अमल ये है कि किसी के पास कंट्रोल नहीं है इसका। ओपन मार्केट में डॉलर कुछ है, बैंक TT पे कुछ है, ब्लैक मार्केट में कुछ है, ओवर प्राइस है। अब आप मुझे बताएं, दरम आपका ऑलमोस्ट क्लोज टू 50 है और 220 से अबव आपका स्टर्लिंग पाउंड चला गया है। सही जाहिर है मौलाना साहब, महंगाई की एक बड़ी वजह ये है कि जो रुपया जो डीवैल्यू हो रहा है इसकी वजह से यार ये अफगानिस्तान चला गया, इंटरनेशनल ऑयल या ये यहाँ चला गया। फिर जी मौलाना साहब वापस आपकी तरफ आता हूँ, जरा फैसल करीम कुंडी साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। फैसल साहब, अब ये तहरीक आप दोनों अलग अलग चला रहे हैं, पीपल्स पार्टी अलग, PDM अलग,
एहसन इकबाल साहब इत्तेहादियों से सवाल कर रहे हैं कि जी MQM और काफ लीग से कि आप हुकूमत के साथ क्यों हैं, आप सोचें इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। ये तहरीक आपने अपनी ताकत पर चलानी है या हुकूमत की कमजोरियों पर नजर रखनी है और इत्तेहादियों को साथ मिलाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी महंगाई के खिलाफ एक तहरीक जो है वो पूरे पाकिस्तान में शुरू की हुई है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में रोज़ाना की बेस पे मतलब है कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो हो रहा है, तकरीबन पिछले 1 महीने से हमारा एहतजाज छूटे, बाकी सूबों में भी चल रहा है। PDM ने भी अभी रिसेंटली अपनी तहरीक का ऐलान किया है, वो भी कर रहे हैं। देखें, हम पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जमातें जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, हम इकट्ठे हैं पार्लियामेंट्री इशूज़ के ऊपर, क्योंकि अपना जो है अपना शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं और उस मिलकर जो है वो फैसले करते हैं। जहाँ तक पार्लियामेंट से बाहर की बात है, PDM की बात है, हम PDM का हिस्सा नहीं है। हमने एक फैसला किया हुआ है जो हम अपनी तहरीक हमने शुरू की हुई है। चेयरमैन बिलावल साहब ने सिंध का विजिट किया था, साउथ पंजाब का विजिट किया था, अभी दोबारा सिंध की विजिट पे जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा भी आ रहे हैं, सेंट्रल पंजाब में भी जा रहे हैं। तो हम इस हुकूमत ने जो वादे किए थे लोगों के साथ, आज देखें कि महंगाई कहाँ पहुँच गई है। आज जो है आप पेट्रोल की कीमत देखें, आज आप डॉलर की कीमत देखें, आज रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें देखें। माजी में तो हम पे बड़ा तनकीद करते थे। माजी में बताएं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर ये बात करते हैं तो कितने बैरल था जो है तेल, और आज कितने बैरल है, और पाकिस्तान में उस वक्त क्या कीमत थी, आज क्या कीमत है। ये और बात है कि देखें, अगर आपके ऊपर एक प्रेशर आ गया है जिसको आप एब्सोल्यूट नॉट कहते थे, आज आप 4 करोड़ आवाम को एक्स्ट्रा पाल रहे हैं जो कि अफगानिस्तान के हमारे भाई हैं, उनको जो है और बहनें हैं, उनको आप एक्स्ट्रा पाल रहे हैं। वहाँ पर आप कह रहे हैं कि हमारी बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की, तो अगर आपकी बम्पर क्रॉप हुई है तो आप गंदम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? बम्पर क्रॉप तो हमारे दौर में भी हुई थी, हम तो 2008 में गंदम इंपोर्ट कर रहे थे। साहब ज़ाहिर है ये तमाम जो सवालात आपने उठाए हैं इसके जवाब तो खुर्रम साहब देंगे, लेकिन अब ये जो तहरीक आप चला रहे हैं, इस तहरीक का मकसद क्या है? हुकूमत को अमली तौर पर तो घर आप नहीं भेज सकते। आप बिलावल साहब के जो दौरों की तफसील बता रहे हैं, ये अपने अगले इलेक्शन की वो तैयारी कर रहे हैं, वहाँ जाके आवाम को बता रहे हैं कि 2023 में पीपल्स पार्टी को वोट देना है, ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। नहीं, देखें, क्योंकि लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, लोग इस वक्त जो है वो महंगाई और बेरोज़गारी, जिस तरीके से लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है, जो मुलाजमतें उनके पास थी वो उनसे छीनी जा रही हैं, उस लिए जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में निकली है। जहाँ तक हुकूमत को घर भेजने का ताल्लुक है, वो 2 तरीके हैं। देखें, अब PDM की लीडरशिप ने डिमांड किया अर्ली इलेक्शन का, वो 2 तरीके कार हो सकती हैं। वो ये है कि एक तरीका ये है कि आप अदम एतमाद की तहरीक के जरिए हुकूमत को ख़त्म करें, अपना जो है कंसेंसस का वज़ीर आज़म लेके और वो अर्ली इलेक्शन अनाउंस करे, या फिर हुकूमत अर्ली इलेक्शन की तरफ जाए। आज हम जो है दोबारा जो है हम बार बार अपने PDM के दोस्तों से यही बात कर रहे हैं कि आए हम अदम एतमाद की तहरीक, आप बलूचिस्तान में तो अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन आप जो है पंजाब में और मरकज़ में अदम एतमाद की तहरीक क्यों नहीं जमा कराते? चलो हम मान लेते हैं कि इन्होंने PDM में हमारे जो इख्तलाफात बने थे तो बकौल इनके कि हमने फैसल साहब, ये अदम एतमाद की तहरीक की जो आप बात कर रहे हैं, फैसल ये राना सना साहब के जरा 2 जुमले आप सुन लीजिएगा। अदम एतमाद की तहरीक पर उन्होंने जवाब दिया है, फिर इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा। जो कोई 20-22 वोट्स की कमी है, पीपल्स पार्टी उनका इंतज़ाम करके, बल्कि 22 में से 15 का इंतज़ाम करके हमें बताए, हमारे वोट जो है वो हाज़िर हैं। जी फैसल साहब, ये जो चंद वोट्स की कमी राना साहब कह रहे हैं कि वो आप उसका इंतजाम पूरा करें, नंबर पूरे बताएं, हम तो तैयार हैं, हम हाजिर हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। वो तो देखें, राना साहब की स्टेटमेंट कल भी हमने सुनी थी। बिल्कुल राना साहब की अगर ये शर्त है और वो PDM को इस पर बोर्ड लिया, तो इसमें मैं समझता हूँ कि लीडरशिप को आपस में बैठकर ये फैसला करना चाहिए। ये 14-20 कहते हैं, इंशाल्लाह हम इनसे ज़्यादा करके इनको देंगे, और हमारे पास शायद हमारे पास इनसे ज़्यादा लोग राब्ते में हों। हमने तो पहले दिन ही कहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देखें, बलूचिस्तान में मैंने क्यों कहा था कि हम PDM से जब अलहदा हुए थे, वो हमें ये दे रहे थे कि आपने 3 वोट या 4 वोट बलूचिस्तान अवामी पार्टी के क्यों लिए हैं। आज आप अपोजिशन की जमातें JUI प्लस जो है BNP प्लस अपने HXI साहब, आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अदम एतमाद की तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम इस इंतजार में है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो है बाप के आप जो ग्रुप है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर तो PDM को चाहिए कि आज जमीयत उलमा इस्लाम को, मेंगल साहब को और HXI साहब को भी शोकाज नोटिस दें। जाहिर है फैसल साहब, जब ये आपस के आप लोग के इख्तिलाफात नहीं खत्म होंगे तो ये तहरीकें कामयाब कैसे होंगी? मैं आपके पास वापस आता हूँ, इस पर मौलाना साहब भी कमेंट करेंगे। हम तो यही कहते हैं, लास्ट हम यही कहते हैं कि जो चीज़ें जो है, जो आपको बलूचिस्तान में जो चीज़ हलाल है, तो वो पंजाब और मरकज़ में भी हलाल होनी चाहिए।
लेकिन ये नहीं। अब देखें आप, अगर लॉन्ग मार्च और हमारे जो अपोजिशन की जमात है PDM लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, या ये तो हम भी कर रहे थे, ये तो उस वक्त कहते थे इस्तीफे दें, तो हम इंतजार में कि मौलाना साहब कब अनाउंस करते हैं इस्तीफे, या फिर अदम एतमाद की तहरीक अनाउंस करें, एक चीज तो करें कम से कम। ठीक है, तो खुर्रमशेर जमान साहब, ज़ाहिर 2014 में आपने 126 दिन पर मुश्तमिल वो धरना दिया और वो एक बड़ा तवील धरना था, और उस धरने का एक बड़ा फैक्टर था आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में, ये हुकूमत बनाने में। तो PDM की इन तहरीकों को आप, चाहे वो पीपल्स पार्टी की तहरीक हो या PDM की हो, आप कहीं अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? जब इस तरह की तहरीकें चलती हैं, अवामी मुश्किलात का जिक्र अवाम के अंदर जाकर होता है, तो फिर हुकूमत के खिलाफ एक अवाम के जज्बात उभरते हैं और फिर वो ज़ाहिर है अपोजिशन जमातों को अगले इलेक्शन में वोट देती है। तो ये खतरे की घंटी हो सकती है तहरीकें आपके लिए? नहीं, देखिए, मैं एक्चुअली नहीं समझता हूँ इस बात को। आप आवाम से जाके बातचीत करें, आवाम से जाके ज़रा सर्विस कराएं, तो आपके सामने आएगा कि हकीकत है क्या। देखिए ना, इनका नारा क्या, ये कहते हैं कि महंगाई आ गई है और महंगाई की वजह से जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाएं। तो ये महंगाई आई किसकी वजह से है? अब आप देखें ना कि ये कह रहे थे कि ऑयल के रेट बताएंगे बढ़े नहीं है, ऑयल तो 38 से 55 डॉलर के ऊपर चले गए। साहब, ये महंगाई आ गई है, ये इनका नारा ये तो हो सकता है इमरान खान को हटाएं, लेकिन महंगाई आ गई है ये तो पाकिस्तान का 22 करोड़ अवाम में से हर बंदा कह रहा, बच्चा कह रहा है कि महंगाई आ गई है। तो महंगाई अवाम बड़ी अच्छे तरीके से जानती है कि इमरान खान को इक़्तिदार में आए हुए 3 साल हुए हैं। ये तो 40-50 साल से यही तो सियासी जमातें थी ना जो मुल्क पे कर्जे लेते रहे। कर्जों की आज हम किस्तें नहीं अदा करें क्या? वो सूद नहीं अदा करें जो इन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं, उनमें पूरा करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि देखें, ये PDM के जो 24-26 जमातें हैं या 18 जमातें, ये मिलकर भी वो एहतजाज नहीं कर सकती, वो धरने नहीं दे सकती जो तहरीक इंसाफ ने दिया था। हमारे उन धरनों में बहुत फ़र्क था। हम तो ये कह रहे थे कि जो 4 हलकों में जो रिगिंग हुई है उसको प्रूव करने के लिए उन हलकों को खोला जाए, ताकि आइंदा फ्यूचर के अंदर बेहतर जो इलेक्शंस हो सके। ये मैं आपसे बता दूं कि ये आवाम के पास जाएंगे किस मुंह से जाएंगे? जो अल्फाज पिछले दिनों पीपल्स पार्टी ने PMLN के लिए ये कर्जे वापस करने की जो बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में लिए हुए कर्जे नून लीग अपने दौर में वापस करती रही। नून लीग अपने दौर में कर्जे वापस करती रही, लेकिन महंगाई इतनी नहीं बढ़ी। नून लीग के लिए हुए कर्जे जब आप वापस कर रहे हैं तो ये महंगाई क्यों इतनी बढ़ रही है? फिर महंगाई ज़ाहिर बढ़ेगी जब आपने कर्जे लिए, आपने उनको पैसे वापस नहीं करने हैं क्या? महंगाई तो मैंने आपसे बताया कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई, इनको तो एक अच्छा तमाशा मिल गया करने को। अब जिस तरीके से शोर मचा रहे महंगाई हुई, हमारा भी काम है आवाम को बताते रहेंगे कि महंगाई होने के रीजंस क्या हैं। हमको छुप के तो नहीं बैठे हैं। मैं आपको एक बात बड़ी यकीन से बताऊं कि देखें, ये आपस में एक दूसरे को इतना ज़्यादा एक्सपोज कर चुके हैं कि PMLN पीपल्स पार्टी से किस मुँह से जाके बैठेगी? आवाम क्या पूछेगी? कि थोड़े दिन पहले तो आप कह रहे थे कि जरदारी चोर है, जरदारी कहता नवाज शरीफ चोर है। मैंने तो नहीं कहा, TV पे सारी चीज़ें साबित हैं। शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, तो हमारा तो दामन साफ है, आप हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मैंने आपसे कहा मुश्किल वक्त है, ये वक्त निकल जाएगा, इससे ठहरना नहीं है, ये निकल जाएगा। हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हुए, ये ज़रूर फिक्र करें कि क्या एक दूसरे को कन्विंस कर सकते नहीं कर सकते हैं। अब इनके देखें ना कि इनकी ख्वाहिशात कितनी है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश होगी कि शायद बिलावल वापस वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। ठीक है, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खुर्रमशेर ज़मान साहब, फैसल करीम कुंडी साहब और ओवैस नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से वापस आके फिर ओवैस नूरानी साहब से ज़रा गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुर्रमशेर ज़मान साहब, मौलाना ओवैस नूरानी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मौलाना साहब, खुर्रम साहब ये बता रहे हैं कि ज़ाहिर है जब नून लीग की हुकूमत गई, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इतने कर्जे लिए कि वो वापस करते करते इनको मजीद कर्जे लेने पड़ गए। जब इनकी हुकूमत आई थी 28,000 अरब के करीब कर्जा था, आज मुल्क पर 45-46,000 अरब के करीब कर्जा है। तो ये अब इन्हें कर्जा उतारना है, इसलिए महंगाई हो रही है, इसलिए आवाम रो रही है। आप तहरीक क्यों और किसके खिलाफ चला रहे हैं? हम तो तहरीक उनके ख़िलाफ़ चला रहे हैं जिन्होंने रिंग रोड पे अरबों रुपए की करप्शन की है, जिन्होंने आटा चोरी किया है, जिन्होंने चीनियाँ चोरी की हैं, जिन्होंने चीनी इंपोर्ट की है, एक्सपोर्ट की है, उनके ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं। जिनके इर्द गिर्द इतराफ़ में सारे माफियाज़ और करप्ट लोग बैठे हैं और ये जो 9 लखा तैयार किया है, कोई काफ लीग से, कोई इधर से, कोई उधर से जमा करके, तहरीक इंसाफ के तो खुद लोग कैबिनेट के अंदर मौजूद नहीं हैं। यानी आप ये देखें, कहते हैं हम 22 साल जद्दोजहद किए, इनके पास अपना फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, मांगे तांगे का है, पहले किसी को लगा देते, पहले किसी को लगाते। ये तो SHO की पोस्टिंग भी और SI सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग पत्थर कैबिनेट। इनके दौर का पहला फाइनेंस मिनिस्टर SHO साल टिकते, या तो फाइनेंस मिनिस्टर 3 महीने नहीं टिकता।
अब असद उमर साहब को बेचारे को क्यों हटाया इन्होंने? क्योंकि किसी को पसंद नहीं था। ये तो गलत बात है। एक जद्दोजहद थी उस आदमी की, उसको नहीं हटाना चाहिए था बेचारे को। उसकी जगह लाके एक IMF का नुमाइंदा लाके बिठाया हफीज शेख को। वो कौन होता है हफीज शेख बैठने वाला इस मुल्क के अंदर ऐवान में? जहांगीर ये अभी ये शौकत तरीन को लाके बिठाया, क्यों लाया है भाई आप? असद उमर में क्या कमी है? कुछ समझाएगा? इनके पास कोई जवाब नहीं है। हेलो जी जी मौलाना साहब, जी आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन चलें असद उमर साहब की आप तारीफ करें, लेकिन अगर अभी वो भी वजीर खजाना होते तो इस वक्त क्योंकि उस वजारत के मनसब पर नहीं है, इसलिए आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। अभी अगर वो होते तो उन्हीं पर आप मैंने आपसे कहा आप जमातों के सिस्टम को छोड़ें। आप ये अभी कह रहे हैं, आप ये कहते हैं कि ये अभी ये फरमा रहे हैं कि जरदारी साहब यूं हैं तो नवाज शरीफ साहब यूं हैं तो मौलाना साहब यूं हैं और वो ये सब एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। इनसे सिर्फ इतना पूछें कि 3 साल में इनकी क्या कारकर्दगी है, बस इनसे ये पूछें कि PMLN की गवर्नमेंट या जरदारी साहब की गवर्नमेंट 2008 से लेके 2013 तक या 18 तक जो आटे का थैला छोड़ के गई थी वो आज कितने का है? सही। चीनी कितने की है और आज कितने की है? अब ये कोई चीज उठा लें। मौलाना साहब इसकी वजह वो बता तो रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव बुरान है, इनसे कोई चीज नहीं संभल रही। महंगाई बैनुल-अक़वामी तौर पर बढ़ रही है, इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। इसका जवाब कौन से कर्जे वापस करेंगे? ये मुल्क क्या ये www.istikhara.com पे चलाने के लिए आए हैं? इस्तिखारे गंडे और तावीज़ों पे मुल्क चलेगा? ये इनका दिमाग खराब हो गया है। ये गवर्नमेंट चलाने के लायक हैं? तीनों फासिस्ट किस्म के लोग इस खित्ते के अंदर चले जाएंगे। मोदी भी जाएगा, इमरान खान भी जाएगा और ट्रंप चला गया। गवर्नेंस पर तनकीद करें, लेकिन अगर किसी का कोई मजहबी बिलीफ है तो आप उस तरफ ना जाएं। आपने गोद में बिठाया हुआ है। आप इस्लामाबाद चले जाएं, एक गली के अंदर खड़े हो जाएं 3 मिनट। सियासतदान पसंद है आपको? आपको वो पसंद है जो अमेरिका में जायदादें बनाते हैं, वो पसंद है आपको? वही पसंद है? इस्लामाबाद की किसी एक गली में चले जाएं, ये जो अपना क्या नाम है इनका, वही पसंद है आपको? खुर्रम साहब जरा मौलाना साहब को कंप्लीट करने देगा, फिर फैसल साहब की तरफ जाना, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ जरा। जी मौलाना साहब कंप्लीट कर लें। 3 महीने खुर्रम अपना इनको आप ये मुझे बीच में अगर इंटरप्ट करेंगे नहीं अब आप अपनी बात मुकम्मल करें, लेकिन ये किसी के मजहबी बिलीफ की तरफ ना जाएं। लिहाजा इनको पॉलिसीज पर तनकीद करें। जब इनका टाइम खत्म होगा ये जब बात कर सकते हैं, बीच में अगर इंटरप्ट करेंगे तो ये इमरान खान का बनी गाला नहीं है और तुम अच्छी तरह जानते हो तुम कौन हो, तो चुप रहो। जब मैं खत्म करूंगा बात, जो तहजीब का दामन अगर सब थामे रखें तो बेहतर है। सब काबिल एहतराम है, सब मौजूद हैं, सब काबिल एहतराम मेहमान हैं, सबको आपके सीगे से पुकारा जाए। देखिए इसमें यह कि आप इस्लामाबाद चले जाएं, 3 से 4 मिनट तक अगर आप खड़े हो जाए किसी भी गली के अंदर, फकीर आना शुरू हो जाएंगे। ये इस्लामाबाद की पोजीशन इस वक्त है। आप शहरों के अंदर कहीं चले जाएं, लोग ये तो जिनका आप साथ दे रहे हैं उन्होंने ये हाल किया है। आपको मैं छोटी सी आधा मिनट में तफसील बताता हूं। जी जल्दी से। कराची के अंदर सैलानी वेलफेयर है, छीपा वेलफेयर है, एदी होम है और 5-6 और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आज से 3.5-4 साल पहले का फिगर उठाएं, 1.5 से 2.5 लाख आदमी रोजाना खाना खाता था। सही। आज इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मिला लें आप, ठीक है। चले मौलाना साहब आने वाले दिनों में इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदों को लेकर उनको एक साथ रखकर हम जरा ये प्रोग्राम करेंगे, तमाम लोगों से पूछेंगे। कराची के अंदर तहरीक इंसाफ के नहीं है, तो फैसल साहब उनसे पूछें जाके। करिएगा आप, मैं आपको सिर्फ कराची शहर का बता रहा हूँ ये। जी फैसल साहब, अब ये आप 2018 वाले फिगर्स पर ये पाकिस्तान की मईशत को एक बार फिर क्या ले जाने में पीपल्स पार्टी या नून लीग कामयाब हो जाएगी? ये महंगाई आवाम भी रो रही है, अपोजिशन भी महंगाई के खिलाफ तहरीक चला रही है। अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती है तो इसमें कुछ भला आवाम का हो सकता है, वापस 2018 वाली सूरत हाल आ सकती है? देखिए, मैं तो पहले खुर्रम साहब की बात को जवाब देना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि आप माजी में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैं इसे एक सवाल करना चाहूँगा कि देखें, आपने भी तो शेख रशीद साहब के मुतल्लिक आपके लीडर ने जो बात की, चौधरी साहिबान के मुतल्लिक की या बाकी लोगों के मुतल्लिक की, एमक्यूएम के मुतल्लिक की, बाकी लोगों के मुतल्लिक की, और आज वो जो हैं उनसे बेहतरीन और अच्छे लोग कोई नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे इत्तेहादी तो इंशाल्लाह जब टाइम नज़दीक आएगा वो एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ और हम ये जा रहे हैं। तो इलेक्शन में आएगा, नई सबबंदी होगी, फिर पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जहाँ तक आपने बात की कि आप वापस देखें,
बड़ा जो जिस तरीके से मुल्क को ये तबाह बर्बाद कर रहे हैं उसको जो है संभालना बहुत मुश्किल टास्क होगा अगली हुकूमत के लिए। क्योंकि आप देखें जिस तरीके से चीजें महंगी की जा रही हैं, पेट्रोल देखें, रोजमर्रा की अशिया देखें, जिस तरह लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, तो ये चीजें जो है संभालना बहुत एक मुश्किल टास्क होगा। क्योंकि आप कहें कि हम आपको एक ऐसा मुल्क देना चाहते हैं, माजी में एक डिक्टेटर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बारूदों से भरा हुआ पाकिस्तान दिया था, जहाँ पे खुदकुश धमाके हो रहे थे, जहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही थी, जहाँ पे क्या कुछ नहीं हो रहा था, और हमें कहा था कि ये पहाड़ी की उस तरफ जो है दहशतगर्द खड़े और किसी टाइम भी इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे। तो हमने अपनी इत्तेहादियों के साथ मिलकर, सियासी जमातों के साथ मिलकर हमने उस चीजों को संभाला। आज अगर इस मुल्क में अमन है तो हमारे लोगों की, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की वजह से है, और आज आपको एक पुरअमन पाकिस्तान मिला है। लेकिन ये चीजें जो करके जा रहे हैं, जो तबाही करके जा रहे हैं, ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत में आती है, हम अपने सियासी जमातों के साथ मिलकर इस चीज का मसला हल करेंगे। हम लोगों की सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाएंगे। हमें भी मईशत ऐसी मिली थी, खुर्रम साहब से पूछ लें, चीजें थी और हम इतने पैसे महंगाई ले लिए पिछले अखबार में बढ़ती थी, लेकिन जब लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ती थी तो उस महंगाई का उतना असर नहीं होता था। इस वक्त इशू ये है कि 12%, 12.5% पर महंगाई आ गई है। महंगाई की शरह तो बढ़ रही है, अगर आपने लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ाई होती, उनकी इनकम में इजाफा हुआ होता तो शायद इस तरह लोग रो नहीं रहे होते आज। खुर्रम साहब नहीं, देखिए बात ठीक है, काफ़ी हद तक चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आप अगर महंगाई से रिलेट करेंगे तो उसमें गलत नहीं है, लेकिन देखिए उसको टैकल तो किया जा रहा है ना। अब देखेंगे वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि हम राशन कार्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप देखें लाखों लोगों को एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जो है फैसिलिटेट किया गया है। आप दुबई का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लोग गाड़ियाँ छोड़ के जा रहे थे, तो वो जो क्रंच आया था वो सिर्फ दुबई के अंदर आया था, खाली दुबई के अंदर प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिरी थी, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह नहीं हुआ था। देखिए कोविड जो आया है उसको आप आसान ना समझें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अपोजिशन पार्टीज़ के पास ये बड़ा अच्छा एक चूरन है बेचने के लिए कि महंगाई का, उसमें कोई दो राय नहीं है, खेलेंगे अपना जितना इनको खेलना है। लेकिन ये हकीकत है जो आवाम जानती जा रही है, दिन ब दिन लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि पुरानी सियासी जमातों ने जो थी उन्होंने मुल्क के अंदर कौन से इधर कोई सुरगाव के परे उन्होंने लगाए हुए थे। हालात तो आपके सामने रहे हैं कि हालात किस तरह तबाह हुए हैं, पाकिस्तान की मईशत किस तरह तबाह हुई है। इस वक्त अगर आप रोज़गार की बात करें तो आपके सामने के इंडस्ट्रीज़ कितना फ्लरिश कर रही हैं। आपकी चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, ये तो इस वक्त अपनी कभी इन्होंने ज़िंदगी में इतना कमाया नहीं होगा। आज आपको जो है स्किल लेबर नहीं मिल रहा है, लोग इतना ज़्यादा कमा रहे हैं इंडस्ट्रीज, तो फिर ये लोग महंगाई की चक्की में पिस क्यों रहे, फिर लोग रो क्यों रहे। मौलाना साहब ये अब आप तहरीक का आगाज तो आपने कर दिया है, महंगाई तो इस वक्त आप इस बात को मान लें कि महंगाई आपको है, उसको आपने फेस उसको आपको फेस करना पड़ेगा। ये वर्ल्ड वाइड है। इसको कोई, मैंने आपसे कहा कि ये जो पेट्रोल है वो कोई पंजाब से या पॉइंट आपका आ गया, बस आखिरी चंद लम्हात में जरा मौलाना साहब से उनकी आपकी राय जान लूं। मौलाना साहब एलएनजी जो है महंगाई तो अभी रहेगी, कल असद उमर साहब ने बताया था कि कुछ महीनों तक ये महंगाई रहेगी, प्राइस पे आपको पे करना पड़ेगा। ये महंगाई पहले कम होगी या आप हुकूमत को घर पहले भेजने में कामयाब हो जाएंगे? मौलाना साहब पूरी दुनिया में हुकूमत, जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में जैसे कोरोना आया और उनके बाद मईशत उनकी संभल गई, हालांकि बैरून मुल्क जितने ममालिक में आया इंतहाई शिद्दत के साथ आया, उस शिद्दत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं आया, फिर भी मईशत नहीं संभल पा रही। दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वज़ीर आज़म अपने तहफ़ डिक्लेयर नहीं कर रहा। अब वो घड़ी भी गायब है, वो सोने का हार भी गायब है, और उससे पहले जितने तहफ़ मिले वो गायब है। मौलाना साहब ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी कभी आपको स्टार्ट में कहा था, बड़े आराम से मैं चाह रहा था गुफ्तगू करूं। ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब थे, उसमें भी ये इशू हुआ था। मुशर्रफ साहब ने किए, मुशर्रफ साहब ने किए, मैं बता रहा हूं आपको किए, आसिफ अली जरदारी साहब ने किए, मोहतरमा के टिनोर में, मोहतरमा के 88 के टिनोर में, मैं आपको बता रहा हूँ 20 पार्टी के 88 के, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा बनी थी प्राइम मिनिस्टर, आप उनका 2.5 साल का या 2 साल का टिनोर था, उसमें डिक्लेयर करके गई हैं। परवेज मुशर्रफ ने किए हैं, नवाज शरीफ साहब ने किए हैं, सब ने किए हैं। नहीं किए तो इसने नहीं किए। हो सकता है घड़ी बेच दियो, क्योंकि जाहिर है आपको पता है ऐसे हालात कभी कभार हो जाते हैं, घड़ी बेच देता है बंदा। तो बहरहाल टू द पॉइंट ये है कि मैं चाह रहा था आपसे कि शुरू से आप मईशत के ऊपर रहें, मगर सब माशाल्लाह यहाँ पे राइट लेफ्ट हो जाते हैं। बात ये है सिंपल कि कलेक्टिवनेस ये होनी चाहिए कि इस मुल्क को 5.8 पे छोड़ के गए और मनफी हो गया है। ठीक है, वो बुरे थे, आप बेहतर हैं, 4 तक वापस ले आए, मनफी में लेकर गए थे, अब वापस 4 तक ले आए। 3 साल आपका इंतजार किया आपने। जी वो भी ऐसे आया है सर कि इन्होंने क्या किया, जो सेक्टर यूरोपीय यूनियन, यूरोप के अंदर जो सेक्टर
माशी अपना उनकी जो इंडस्ट्रीज बंद थी, उस 2.5 महीने 3 महीने का जो फिगर है, इन्होंने वहां पे एक्सपोर्ट करके वो फिगर्स को नंबर वाइज करके गेन करके लाके खड़ा किया है। ये बलून है, सही, इसको पंप करा गया है, इसमें एयर भरी गई है। अच्छा, आप यकीन करें, इसको पिन करके जरा सा टच करेंगे, मईशत आप कह रहे हैं बलून डॉलर जो किसी भी वक्त दोबारा गिर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब ने इंतहाई अजीब व गरीब सा बयान दिया है डॉलर की कीमत बढ़ने से मुताल्लिक, उस पर मजीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बैनुल-अक़वामी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने दुनिया भर में होने वाली महंगाई के हवाले से आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं और इन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई के एतबार से टॉप के जो 50 मुल्क हैं उसमें पाकिस्तान चौथे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता महीने महंगाई की शरह 9% रही थी, जो इस महीने इससे भी कहीं ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त अर्जेंटाइन में है, जहाँ महंगाई की शरह 51.4% है। महंगाई के एतबार से तुर्की दूसरे नंबर पर है, जहां महंगाई की शरह इस वक्त 19.6% है और ब्राज़ील 10.2% के साथ इस वक्त तीसरे नंबर पर मौजूद है और पाकिस्तान का नंबर इस वक्त इस लिस्ट में इन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चौथा है। हुकूमत और उसके वुज़रा महंगाई का हवाला देते हुए अक्सर भारत की मिसालें देते हैं। हमें बताया जाता है कि वहाँ महंगाई पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, लेकिन इस लिस्ट में भारत का नंबर 16वां है, जबकि महंगाई की शरह वहाँ पर 4.3% है। अब इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया में सबसे कम महंगाई जापान में, जहां ये शरह -0.4 है। महंगाई का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत हमें यह बताते नहीं सकती। महंगाई को काबू करने के लिए आवाम को क्या करना चाहिए? हुकूमती ओहदेदार कई बार आवाम को इससे मुताल्लिक दिलचस्प मशवरे भी देते हैं। आए दिन कोई ना कोई अनोखा बयान आवाम के लिए पेश किया जाता है। ऐसा ही एक बयान गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रजा बाकर ने मैनचेस्टर में बात करते हुए दिया। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के बारे में उनका एक कहना था कि रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो रहा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के ख़ानदानों को फ़ायदा एक्सचेंज रेट की वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर मेहनत मजदूरी से कमाई रकम मुल्क वापस भेजने पर इसकी कदर बढ़ जाती है। एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों को नुकसान होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसका फ़ायदा भी होता है और इस फ़ायदे को भी मद्देनज़र रखा जाए कि कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई स्टेट बैंक का गवर्नर इस तरह की बात कर रहा हो, लेकिन हुकूमती वुज़रा तो इस तरह की बातें कई बार कर चुके हैं। ज़रा ये कुछ बातें देखिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चीज़ ऊपर नीचे होती है, उसमें वो जिनको फ़ायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। अगर इससे कोई महंगाई से किसी चीज़ को फ़ायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है? हमारे ज़मींदारों ने उगाया हुआ है ना। अगर इस तरह कोई चीज़ महंगी हो भी रही है, उससे फ़ायदा उस ज़राअत और किसान को हो रहा है कि जो हमारे में से ही है और 10 करोड़ है इस मुल्क का। ये जो डॉलर ऊपर चढ़ा है उससे हमें फ़ायदा हुआ है। हमें फ़ायदा ये हुआ है कि एक तरफ उसकी कास्ट 3 अरब बढ़ गई, दूसरी तरफ हमें 3.5 अरब 4.25 अरब तक उसकी सेविंग हो गई, क्योंकि हमने तो पेमेंट पाकिस्तानी रुपीज़ में करना है, तो हमें तो फ़ायदा हुआ है। आपको ये मैं बात ख़ास बताना चाहता हूँ, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्क़त से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की। ये एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान, लेकिन कुछ लोगों का फ़ायदा। तो गवर्नर स्टेट बैंक के इस बयान को सुनकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी अब वही स्क्रिप्ट पकड़ा दिया गया है जो हुकूमती वुज़रा के पास गुज़िश्ता 3 साल से मौजूद है। अब क्या वाकई ये डॉलर की कीमत बढ़ने से फ़ायदा हो रहा है? और अगर फ़ायदा हो रहा है तो माजी में फिर इमरान खान साहब उस वक्त हुक्मरानों को क्यों जिम्मेदार ठहराया करते थे? फ़ारूक सलीम साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे जानते हैं कि इस डॉलर के बढ़ने से पाकिस्तान की मईशत पर क्या पॉजिटिव असरात मुरतब हो रहे हैं या फिर ये महंगाई बढ़ने की भी एक वजह है? फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये गंडापुर साहब की, शौकत यूसुफजई साहब की और फिर सबसे बढ़कर गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इस पर क्या तबसरा करना चाहेंगे इस तरह की लॉजिक्स पर फ़ारूक साहब? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी तो डॉक्टर बाकर साहब की स्टेटमेंट पे हुई। वो एक बड़े काबिल प्रोफेशनल हैं और इस किस्म की बेतुकी गैर मंतक के जो स्टेटमेंट्स हैं वो पहले कभी उनकी ज़ुबान से मैंने नहीं सुनी है। उनका ये कहना कि कुछ लोगों को फ़ायदा है, कुछ लोगों को नुकसान है, वो कुछ लोग जो हैं वो शायद 80-90 लाख वो पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं और साथ ही 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं जिनका इसमें नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है। और दूसरा मुझे ताज्जुब इस चीज़ का हुआ कि उन्होंने जो ये बयान दिया कि
अब वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारे को हेड कर रहे हैं। उनका कोई सियासी जमात का कोई बयानिया उठा के आगे लेके बढ़ना वो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। यूजुअली पीटीआई के वज़रा ये वाला बयानिया कह रहे हैं और ये गवर्नर साहब को सियासी जमात के साथ एक शेयर कर लेना बयानिया, ये आई थिंक सीरीज सिम्त कुछ दुरुस्त नहीं लगती है। सही। जी जो बाकी वज़रा हैं, देखिए उसमें मैं समझता हूँ कि बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हुकूमत के पास कोई भी माशी टीम नहीं एग्जिस्ट करती, बल्कि पिछले 3 सालों से हुकूमत पूरी कोशिश तो ज़रूर कर रही है कि कोई माशी टीम बना ले, क्योंकि पॉलिसी अगर आप देखना चाहते हैं तो पॉलिसी से पहले टीम बनानी पड़ती है। पॉलिसी टीम के बगैर नहीं बन सकती। अगर इस किस्म की पॉलिसी सामने आती हैं, इस किस्म के बयानात सामने आते हैं, तो इसका एक क्लियर कट पैगाम ये है कि हुकूमत के पास कोई टीम नहीं है। आप सोचिए, पहले 8 महीनों के लिए असद उमर साहब वजीर थे, उसके बाद चले गए, हमें नहीं पता। फिर हफीज शेख साहब आ गए, वो 20 महीने के लिए वजीर एडवाइज़र रहे, फिर उनको 3 महीने के लिए मिनिस्टर बना दिया गया, फिर उनको इलेक्शन में नहीं जितवा सके, फिर 1 महीने के लिए हमाद अजहर साहब आ गए, फिर 6 महीने के लिए मिनिस्टर बनाया हमने शौकत तरीन साहब को, फिर एक कुछ दिनों का अरसा था जहाँ 22 करोड़ पाकिस्तानियों के पास कोई भी वजीर ख़जाना नहीं था, फिर इनकी नोटिफिकेशन कर दी गई एज एन एडवाइज़र। तो ये जो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है चेंजेस की, इसके नतीजे में किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। तो फारूक साहब, जब हफीज़ शेख साहब को हटाया गया था तो ज़ाहिर है उस वक्त भी महंगाई तेज़ी से बढ़ रही थी और ये रीजंस भी दिए गए थे कि हफीज़ शेख साहब चूँकि महंगाई को उस तरह कंट्रोल नहीं कर सके, इसलिए शौकत तरीन साहब को लाया जा रहा है जो IMF से डील करने के भी एक्सपर्ट हैं और महंगाई में भी ये कमी करेंगे। आते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी। IMF से डील करने का तो मतलब ये होता है कि मुल्क में महंगाई बढ़ती है, फिर ये महंगाई के एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं? इनके 6 महीने के आदाद शुमार पर अगर हम नज़र डालें तो शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जितना लोग इस वक्त परेशान हैं। तो इनकी 6 महीने की कारकर्दगी कैसी है? अब हुकूमत तो आगे इनको एक बार फिर वजीर बनाने जा रही है, कोशिशें कर रही है इनको सेनेटर मुंतखब करवाए। ये कैपेबल हैं, इनके पास ये एबिलिटी है कि ये इस बहरान से मुल्क को निकाल सकें? देखिए, मार्च के महीने में जो हमारे पुराने वजीर ख़जाना थे हफीज़ शेख साहब, उन्होंने IMF के साथ, उनके बोर्ड के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसमें 2 बड़े वादे किए गए। एक वादा ये था कि बिजली की जो टैरिफ है वो 5 से 6 रुपये यूनिट बढ़ा दिया जाएगा और बिजली की बिलों की मद में कोई 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा। इसी तरह 610 अरब रुपए का टैक्सेस लगाने थे पेट्रोल और डीजल के ऊपर, तकरीबन 30 रुपए फी लीटर का। लेकिन अप्रैल में फिर हमारे पास नए वजीर ख़जाना आ गए और उन्होंने कहा, शौकत तरीन साहब ने, आपको याद होगा कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है, मैं सर्कुलर डेट जो गर्दिशी करता है उस पर भी कंट्रोल पा लूँगा और टैरिफ भी नहीं बढ़ाऊँगा। उन्होंने कहा था कि मैं रेवेन्यू भी बढ़ा दूंगा और टैक्स रेट भी नहीं बढ़ाऊंगा। तो IMF उस स्टेज पे उन्होंने कहा, भाई हम साइड पे हट जाते हैं, आप अपनी जादू की छड़ी का इस्तेमाल कर लीजिए। अब वो 6 महीने पूरे हो गए हैं, जादू की छड़ी ने काम नहीं किया, हम वापस IMF के पास जा रहे हैं और अब जब हम वापस जाएंगे तो वील बी नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। हम कमज़ोर हालत में रहते हुए IMF के साथ मुज़ाकरात में जा रहे हैं और फिर हमें उनकी सारी शराइत मानना पड़ेगी। अच्छा, एक और गलत फहमी जो अमूमन फैलाई भी जाती है, कही भी जाती है, हम हर इल्ज़ाम IMF के ऊपर डाल देते हैं। अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो हम कहते हैं IMF की गलती है, अगर पाकिस्तान में महंगाई हो रही है तो हम कहते हैं IMF की गलती है, अगर आटे की कीमत महंगी हो रही है तो हम कहते हैं IMF की गलती है। मैंने बड़ा अरसा आलमी मालियाती इदारों के साथ काम किया है। जो एग्रीमेंट IMF का पाकिस्तान के साथ हुआ, बाकी दुनिया के साथ करते हैं, उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता कि आप अपने बिजली के रेट बढ़ा दें, उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता कि आप अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन कर दें। वो ये कहते हैं कि आपके बिजली के सेक्टर में पाकिस्तान के हवाले से 400-500 अरब रुपए का आप खसारा कर रहे हैं, आप खुदा इस खसारे को ख़त्म कर दें। अब खसारे को ख़त्म करने के 2 तरीके जो सही तरीके हैं वो ये है कि आप चोरी ख़त्म कर दें या कम कर दें। अब 24-25% की शरह हो रही है बिजली में, बिजली के सेक्टर में जो चोरी हो रही है, या आप अपनी वसूली बढ़ा लें। हमारे यहाँ 10-100 रुपए का जो बिल जाता है, वसूली 90 रुपए की होती है। तो ना हुकूमत कामयाब हो रही है चोरी कम करने में, ना वसूली बढ़ाने में, तो फिर कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि आप टैरिफ जो है वो रेट बढ़ा दें।
फिर हम कह रहे हैं कि जी आईएमएफ वाले हमें कहते हैं कि आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दें। मैं यकीनी तौर पे आपको बता सकता हूं कि ऐसा एग्रीमेंट कहीं नहीं हुआ। अच्छा, तो फरूख साहब ज़रा ये हुकूमत भी इस वक्त महंगाई की पूरी जिम्मेदारी, ऐसा लग रहा है कि हम आलमी मार्केट की ऑयल प्राइस की कीमतों के रहमो करम पर हैं कि ऑयल प्राइस बढ़ गए तो ये महंगाई का रीज़न दिया जाता है। जो डीवैल्यूएशन हो रही है रुपए की, इसकी वजह क्या है? ये हुकूमत इसको रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? इस तरह से अगर रोज़ कभी 92 पैसे 63 पैसे ये अगर बढ़ता रहेगा डॉलर, तो ये तो आने वाले चंद हफ्तों या महीनों में कहीं 200 को ना क्रॉस कर जाए। कहाँ तक जाएगा? ये किधर रुकेगा? हुकूमत क्यों कामयाब नहीं हो पा रही इसमें? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। दोनों बातें इसमें, महंगाई की आलमी दुनिया में कोई शक की बात नहीं है कि स्पेशली जो एनर्जी सोर्सेज हैं, चाहे वो एलएनजी हो या कोयला या पेट्रोल हो, उसकी कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ी, इसमें कोई शक की बात नहीं। तेल का एक बैरल $37 का बैरल बिक रहा था साल भर पहले, अब वो 80-85 पे चला गया। कोयला $60 का था, वो 250 पे चला गया। हम बेशुमार कोयला, कोई $3 अरब का कोयला इंपोर्ट करते हैं, हमारे बिजली के घर उस पे चलते हैं। लेकिन जो असर हुआ है रुपए के गिरने के नतीजे में, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट। आप सोचिए कि अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस वक्त तकरीबन 123 रुपए का $1। अब हम जा रहे हैं 173 और 174 रुपए। तो आप 40-42% गिरावट है रुपए की कीमत में। और आप समझिए कि हम अगर एक नज़र दौड़ा लें कि हम क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि उन सब चीज़ों की कीमत कम से कम 40-42% तो बढ़ गई। हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं, मिर्चें इंपोर्ट हो रही हैं, दालें इंपोर्ट हो रही हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम आटा इंपोर्ट कर रहे हैं, हम मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, खाद इंपोर्ट करते हैं, कागज़ इंपोर्ट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी इस नतीजे में कि हमारा रुपया इतनी तेज़ी से गिरा है। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। और महंगाई के हवाले कोई अच्छी खबर आती दिखाई नहीं दे रही। तो आने वाले 3-4 महीने पूरी कौम के लिए, पूरी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।